आखिर मुर्दों को हथियारों की जरूरत क्यों पड़ गई? खबर बड़ी ही विचित्र है। चचेरे भाई का अपहरण, डीएम को धक्का मारना, पुलिस वालों को दौड़ा के पटक देना, जज के सामने चीखना चिल्लाना कि भाई मैं तो जिंदा नहीं हूँ और मैं तो जिंदा। आप तो बोल रहे हैं, कैसे कह रहे हैं? अरे कैसे मान लेंगे मैं जिंदा? कोर्ट नहीं मान। आप लोग देख रहे हैं ना, जिंदा है, बात कर रहे हैं हमसे। कोर्ट नहीं मानी है, यहाँ की सरकार नहीं मानी है कि मैं जिंदा हूँ। लोगों को चीख चीख करके बताते हैं कि मैं जिंदा हूँ, लोगों से लड़ करके बताते हैं कि मैं जिंदा हूँ, अधिकारियों को धक्का मार के बताते हैं कि मैं जिंदा हूँ, विधानसभा में पर्चा उड़ा करके बताते हैं कि मैं जिंदा हूँ। कल आजमगढ़ जिले में एक खबर ने ऐसा धमाका किया, ऐसा तहलका मचाया, जिसने भी उस खबर को देखा या पढ़ा या सुना वो हैरान हो गया। आजमगढ़ जिले में एक मुर्दा AK-47 का लाइसेंस मांग रहा है। ये पत्र मेरे हाथ में है, उसी मुर्दे का पत्र है, उसी मृतक का पत्र है जो अपने लिए AK-47 के लाइसेंस की मांग शासन से कर रहा है। उसने पत्र लिखा है श्रीमान मुख्य सचिव शासन उत्तर प्रदेश लखनऊ को। अब आप सोच रहे हैं कि आखिर ये मुर्दा इस शस्त्र का करेगा क्या, लाइसेंस का आवेदन क्यों कर रहा है, आखिर मुर्दों को हथियारों की जरूरत क्यों पड़ गई? खबर बड़ी ही विचित्र है। आपने अब तक देखा या सुना होगा कि बहुत सारे जो शस्त्र का लाइसेंस का आवेदन करते हैं वो जिंदा लोग होते हैं, पिस्टल, राइफल, रिवॉल्वर का आवेदन करते हैं, लेकिन AK-47 जिसको लेकर के कभी श्री प्रकाश शुक्ला जैसे दुर्दांत अपराधी तहलका मचाते थे, लोगों की हत्याएं करते थे, उनके पास बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर भी जाने से थर्राते थे, आखिर उस हथियार का वो व्यक्ति करेगा क्या जिसने उसका आवेदन किया है? तो देर ना करते हुए सारे रहस्य से पर्दा उठाएंगे। अब आपको तस्वीरों में जो शख्स नजर आ रहा है वो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। मेरे साथ एक मृतक खड़े हैं, एक मुर्दा खड़ा है और जिसने शस्त्र के लाइसेंस के लिए एक आवेदन दिया है मुख्य सचिव शासन उत्तर प्रदेश को। ये कैसा आवेदन दिया है आपने? हाँ, मैं तो आवेदन दिया हूँ मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन को और AK-47 मांगा हूँ, इसलिए कि मैं और मेरे जैसे हजारों लोग भू-राज सब इलाकों में मृतक हैं और चलती फिरती लाशें घूम रहे हैं, तो अपने साथ साथ सभी लोगों के जनहित में। क्या आप उस हथियार से सबको उड़ाने का इरादा है क्या? नहीं, देखिए, हथियार से उड़ाना, हत्या करना ये मेरे नेचर का नहीं है ना। मैं कभी इसका समर्थक रहा हूँ, हमेशा मैं विरोधी रहा हूँ। अब तक तो आप कागज की लड़ाई लड़ते रहे, अपने आप को कागजों में जिंदा कराने के लिए लड़ते रहे, अब आपको हथियार की जरूरत क्यों पड़ गई? हथियार की इसलिए जरूरत पड़ गई कि मुझको न्याय आतंकवादियों, भ्रष्टाचारियों, घुसखोरों और जो धोखाधड़ी करने वाले हैं, भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी शासन में बैठ के, भारत की व्यवस्था में बैठ के अन्याय करते हैं, करोड़ों करोड़ जनता का खून चूसते हैं। मैं उनसे बचने के लिए AK-47 मांग रहा हूँ। इसलिए मांग रहा हूँ कि भाई मैं तो जिंदा नहीं हूँ और मैं तो जिंदा। आप तो बोल रहे हैं, कैसे कह रहे हैं? अरे कैसे मान लेंगे मैं जिंदा हूँ? कोर्ट नहीं मान। आप लोग देख रहे हैं ना, जिंदा है, बात कर रहे हैं हमसे। कोर्ट नहीं मानी है, यहाँ की सरकार नहीं मानी है कि मैं जिंदा हूँ। मैं हाई कोर्ट लड़ा, सुप्रीम कोर्ट लड़ा, लोअर कोर्ट लड़ा और मुझे वो सरकार मनवा नहीं की। क्यों नहीं मान रही? आप तो जिंदा हैं। कैसे मान लूँ? कैसे? जिंदा तो हूँ, लेकिन सरकार नहीं मानती तो मैं कैसे मान लूँ? जब सरकार ने, कोर्ट ने नहीं हमारे पक्ष में मोहर लगाया, ना हमारे दोषियों के खिलाफ कार्रवाई किया, तो कैसे मैं जिंदा हूँ? तो AK-47 का लाइसेंस मिलने के बाद आप जिंदा हो जाएंगे? अरे हम अपनी आत्मरक्षा करेंगे और जीवित मृतकों की आत्मरक्षा करेंगे। हम जान मारने के लिए थोड़ा मांग रहे हैं। तो आप तो मृतक हैं। मृतक हैं, वो अभिलेख में मृतक हैं। अभिलेख में मृतक है। तो दोस्तों, अब सारे रहस्य से पर्दा उठाता हूं मैं। हम बातचीत करने आए हैं लाल बिहारी मृतक जी से, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इनके ऊपर कागज नाम की फिल्म बन चुकी है, जिसे मशहूर डायरेक्टर रहे स्वर्गीय सतीश कौशिक जी ने डायरेक्ट किया था और उसमें पंकज त्रिपाठी ने इनकी कहानी पर एक फिल्म बनी थी कागज, जो काफ़ी प्रसिद्ध रही। और ये 1976 30/7/1976 में इनको कागजों में मुर्दा कर दिया गया। तब से ये अपने जिंदा होने का प्रमाण दे रहे हैं, तब से ये अपने जिंदा होने का सबूत दे रहे हैं। लोगों को चीख चीख करके बताते हैं कि मैं जिंदा हूं, लोगों से लड़ करके बताते हैं कि मैं जिंदा हूं, अधिकारियों को धक्का मार के बताते हैं कि मैं जिंदा हूं, विधानसभा में पर्चा उड़ा करके बताते हैं कि मैं जिंदा हूं। बातें सत्य हैं? ये सत्य है। अब बता दीजिए क्या कहानी है।
देखिए 30/7/1976 में मुझको भूरा इस अभिलेखों में मृत घोषित कर दिया था नायब तहसीलदार तहसील सदर जिला आजमगढ़ मुकदमा नंबर 298 के अंतर्गत। और जब मुझे जानकारी हुई, लोन लेने गया था तो मुझे जानकारी कि मुझे अभिलेखों में मृत घोषित कर दिया है, तो मैं कचहरियों में दौड़ना शुरू किया, विद्वानों के दौड़ना शुरू किया, वकीलों के जाना शुरू किया, नेताओं के जाना शुरू किया। तो सारे कहते थे कि मुकदमा करिए, बगैर मुकदमे कुछ नहीं होगा। जब मुझे जानकारी हुई कि मेरे जैसे तमाम लोग लड़ रहे हैं, उनको न्याय नहीं मिल रहा, तो मैं एक वकील से पूछा कि कब तक निर्णय होगा। अच्छा। वकील कहे कि ये कौन बताएगा कि आज निर्णय होगा, कि 10 वर्ष के बाद निर्णय होगा, 20 वर्ष के बाद निर्णय होगा। आपको कलेक्ट्री और चकबंदी, तहसील, कमिश्नरी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ना पड़ेगा। तो मैं कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, तब मुकदमा करूंगा। यानी आपको भरोसा नहीं हुआ, हो सकता कई साल लग जाए, मैं अपने आप को जिंदा ना कर पाऊं। तो मैं मृतक संघ बनाया। हमारे गुरु थे स्वर्गीय श्यामलाल कनौजिया, विधायक रहे वो भूतपूर्व। उनसे मैं मिला तो वो कहें कि बेटा तुम अपने नाम के साथ मृतक जोड़ लो। तब से मैं मृतक जोड़ लिया और कहे कि मृतक संघ बनाओ। मृतक संघ का वही प्रस्ताव किए। फिर मैं उसी बैनर तले लड़ाई लड़ते लड़ते 18 साल में 30 जून 1994 में जिंदा हुआ। मैं अपने जिंदा होने के लिए स्वर्गीय बीपी सिंह और स्वर्गीय कांसी राम के साथ इलाहाबाद लोकसभा से चुनाव लड़ा था। मैं अपने जिंदा होने के लिए स्वर्गीय राजीव गांधी प्रधानमंत्री के साथ अमेठी सुल्तानपुर से चुनाव लड़ा था। मैं अपने जिंदा होने के लिए 9 सितंबर 1986 को विधानसभा में पर्चा फेंक कर हंगामा किया था। जब वो लोग जान गए कि गिरफ्तार हुआ, मेरे बहुत मतलब बाल और नोच लिए, कपड़े फाड़ दिए। जब उनको ये जानकारी हुई कि अभिलेखों में मृतक है, तो वो मेरा नाम ही नहीं लिखे, उसमें दर्ज नहीं है, कार्रवाई रजिस्टर में आज भी नहीं दर्ज है। कि यानी जैसे आप हंगामा करते थे, लोग गिरफ्तार करते थे, लेकिन जैसे ही जानते थे मृतक हैं, वैसे ही छोड़ के भाग जाते थे। भूत को देखकर जैसे भाग जाते हैं लोग, वैसे भाग जाते हैं। वो मतलब नहीं किए, इसलिए मुझको छोड़ दिए। तो जहाँ कानून बनती है, जहाँ विधायक बैठता है, जहाँ मुख्यमंत्री बैठता है, वहाँ जब नाम छुपा दिया गया साजिश के तहत, और वो अब तक नहीं पता चला कि पर्चा फेंकने वाला विधानसभा में भारत का था कि पाकिस्तान का था कि किस देश का था। और उत्तर प्रदेश में पहला आदमी ऐसा हूँ कि जो पर्चा फेंका, नारा लगाया, विरोधी, गिरफ्तारी दिया, लेकिन वहाँ भी नाम दर्ज हुआ। मैं अपने जिंदा होने के लिए माननीय हाई कोर्ट में लखनऊ खंडपीठ, लखनऊ वहाँ हाई कोर्ट इलाहाबाद में चुनाव के लिए लड़ा था राजीव गांधी के साथ। उसमें स्टे कराने के लिए गया था। स्वयं जज के सामने अपनी बात कहा, फिर भी मेरी बात नहीं सुनी गई। बड़े मज़ेदार तरीके से आप बताते हैं कि मैं चीखता रहा, चिल्लाता रहा और जज साहब गट गट पानी पीते रहे, मेरी बात को अनसुना कर दिया, कुछ किया नहीं। हाँ, ये सही है। मैं इसलिए मैं कड़े शब्दों में बोल रहा था कि मेरी गिरफ्तारी हो जाए, कोर्ट के, हाँ कोर्ट का, हाँ मैं रिकॉर्ड में मैं जिंदा हो जाऊंगा। लेकिन वो जज साहब सही में पानी पीते रहे और कपार सुराते रहे, लेकिन मुकदमा खारिज कर दिए। मेरा नाम नहीं, ने कार्रवाई किए, न जिंदा किए, न मुर्दा किए, मतलब कुछ नहीं किए, खारिज कर दिए, क्या अपनी बात आगे कहें। इसी तरह से मैं बोट क्लब नई दिल्ली पर 56 घंटे का भूख हड़ताल किया। साहब को धक्का भी मारा था आपने? हाँ, ऐसा सुनने में आया था, क्या सच्चाई उसमें? नहीं, सही है। धक्का मारा था, इसलिए मारा था कि मेरी गिरफ्तारी कर दें, मुकदमा हो जाए। लेकिन वो अपने अर्दली से दोबारा मना कर दिए कि वो हमारे यहाँ नहीं आए। तो मैं जब मिलने जाता था तो वो कहते थे कि नहीं है साहब, खाली नहीं है। तब से मैं मिलवा नहीं कि वो डीएम साहब। और मैं अपने चचेरे भाई का अपहरण किया था। अपहरण भी कर लिया? हाँ, और उसको अपने घर रखा, सम्मान से उसको घुमाता फिराता, मारने की नीयत से नहीं, मैं मुलजिम बनने की नीयत से। और उसको मजबूरन, वो जब मेरे खिलाफ मुकदमा ने 7 दिन के बाद लगभग उसको छोड़ दिया, हम ले आकर उस घर, कुछ नहीं हुआ। यही कमरा है सामने वाला ना? हाँ, एक बार कमरा दिखा दे। यही सामने वाला कमरा है जिसमें 7 दिन तक चचेरे भाई का अपहरण करके रखा। नहीं, अपहरण नहीं, हमारे यहाँ हमारी पत्नी खिलाती, नहवाती, धुलाती थी, लेकिन हम लोग को वो नहीं, इसलिए हम उनको ये दिखाना चाहते। कितना साल लग गया इस लड़ाई को लड़ते हुए, और अभी तक आप जिंदा हो पाए कि नहीं? अभी तक कहाँ। जब हम 18 साल का मृतक का 25 करोड़ का हर्जा खर्चा मानहानि का दावा किया था लखनऊ खंडपीठ में, तो कोर्ट ने 18 साल में खारिज कर दिया और 10,000 हमारे ऊपर जुर्माना लगा दिया कि ये कोर्ट का समय नष्ट किए हैं।
47 बरस हो गया। 18 साल में मृतक रहा। 18 साल में मतलब कोर्ट में मुकदमा भी लड़ा, उसके पहले भी इलाहाबाद में मुकदमा लड़ा। मेरा समय नहीं नष्ट हुआ और वहाँ कोर्ट का समय नष्ट हुआ। जो 40-45 वर्ष से मुकदमे लोग लड़ रहे हैं उनका कोर्ट समय नहीं नष्ट हो रहा है, कोर्ट का समय नष्ट हो रहा है। अब देखिए क्या न्याय, क्या व्यवस्था, कैसे लोग हैं। और यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट में गया तो 10,000 रुपया सहित मुकदमा को खारिज कर दिया गया। तो क्या कहना, न्याय कहाँ मिला? आप बताइए, मैं करोड़ों रुपया नुकसान कर दिया हूँ, बर्बाद हो गया। मुझे आज तक ये नहीं साबित कर पा रहा हूँ कि मैं जिंदा हूँ कि या मुर्दा। कहीं इस तरह से कोर्ट ने मेरे पक्ष में मोहर नहीं लगाई है कि आदमी मुर्दा था या जिंदा था। कहते थे कि आप जिंदा हैं, अब मुर्दा नहीं थे। अब कहते हैं कि जिंदा थे, मुर्दा नहीं थे। तो मैं तो अभिलेख में मुर्दा था ना, 18 वर्ष का, उसका ना मैं मुआवजा मांगा था। आधार कार्ड वगैरह है, सब है, पैन कार्ड वगैरह है, सब आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, सब कुछ, चुनाव पहचान, जमीन वगैरह है, उस पे आपका नाम है। हाँ, अमिलो में जमीन लिया था, अमिलो में नाम है, अमिलो में नाम है। लेकिन मेरी लड़ाई ग्राम खलीलाबाद संजरपुर, जहाँ मेरा जन्म स्थान है, वहाँ मुझे मुर्दा किया गया था। मेरी लड़ाई वहाँ एक ही जिले में एक व्यक्ति एक जगह जिंदा है और एक जगह मरा हुआ हाँ, है। ये गजब की कहानी है। गजब की कहानी नहीं, इसे तमाम लोगों के साथ है, मेरे साथ नहीं है। इसीलिए आपने मृतक संघ बना लिया। हाँ, मृतक संघ बनाया, अपने नाम के साथ मृतक टाइटल जोड़ा। अब तो हाई कोर्ट के 10,000 जुर्माना लगाने के बाद मैं फिर शर्मा गया, शर्म से झुक गया। अब फिर एक नाम जुड़ गया, लाल बिहारी मृतक दागी। अब मुझे लोग दागी बिकाना टाइटल बढ़ाते चले जा रहे हैं। क्या करें? अब वो हम कबूल कर रहे हैं, बढ़ाते नहीं रहे। हम कबूल कर रहे हैं कि जो हमारी गलती है, तब जो साहब का फरमान, हाँ, उसे मानेंगे, मान रहे हैं। हाँ। मैं आज तक कभी भी संविधान, कानून, न्यायालय का अपमान नहीं किया हूँ, न कभी भी कोई अपराध करने का प्रयास किया हूँ। एक बात बताइए, चचेरे भाई का अपहरण, डीएम को धक्का मारना, पुलिस वालों को दौड़ा के पटक देना, जज के सामने चीखना चिल्लाना, राजीव गांधी के साथ अमेठी में चुनाव लड़ना, मान्यवर कांसीराम और बीपी सिंह के बारे में आपने बताया, उनके साथ भी आपने चुनाव लड़ा, तमाम आपने लड़ाइयाँ लड़ी, आपके ऊपर फिल्म बना, तमाम चीज़ें किया आपने। कुछ इसमें जो आपराधिक टाइप का भी कृत्य हुआ उसको भी आपने किया ताकि मैं जिंदा रहूं, लोग मुझे एक्सेप्ट कर लें। तो आपने जो शासन से एक प्रार्थना पत्र दिया है AK-47 का, तो क्यों देगा कोई आपको AK-47 लेकर के आप कांड करने लगे? तो क्या करेगा कोई सवाल नहीं है। मेरे जैसा व्यक्ति, मैं कायर हूँ, बुजदिल हूँ। अरे दौड़ा करके आप किसी को सटा दें, कहें कि हम मृतक हैं। मैं कभी हत्या करने के पक्ष में नहीं था, कभी झगड़ा करने के पक्ष में नहीं था। मैं तो मजबूर था मुलजिम बनने के लिए, जिंदा होने के लिए। अच्छा, मेरा कोई मकसद नहीं था। मैं पहले अगर एक काम किया होता, मैं अपराधी लाइन में सोच लिया था, मेरा मूड बना था। मैं तो ये भी रिसर्च किया हूं कि अपराधी क्यों बनते हैं, अपराधी का कदम क्यों उठता है। उनके सामने कुछ है, समस्या होंगी। अपराध करना अच्छी चीज नहीं है। मानव सिस्टम से परेशान होकर के लोग अपराधों की तरफ जा रहे हैं। मानव का हत्या नहीं कर सकता, ये भगवान भी नहीं कहते हैं। हम इंसान की जब मदद नहीं करेंगे, उसका सहयोग नहीं करें, तो हत्या करने का हमारा अधिकार नहीं। आपने जो ये मांगा है, AK-47 का आवेदन किया है, आपको लगता है कि शासन इसका संज्ञान लेते हुए प्रशासन आपको बुलाएगा और पूछेगा कि आपको ये हथियार क्यों चाहिए? प्रशासन क्यों बुलाएगा? नहीं बुलाएगा। आपको उम्मीद नहीं है कि आपके इस आवेदन पे सुनवाई होगी? कोई ये नहीं, कई हजारों आवेदन मेरे पास है। अब मैं बता दूं, एक बार मैं और मांगा था सुरक्षा के लिए, मेरे पास है प्रूफ। उसमें लिखा गया है पुलिस द्वारा कि लाल बिहारी मृतक के ऊपर अभी कोई अप्रिय घटना नहीं घटी है, इसलिए इनको सुरक्षा देना उचित नहीं है, खर्चा का वहन नहीं कर सकते। अच्छा, हाँ, ये रिपोर्ट है पुलिस की। तो देखिए, हम कानून का सम्मान कर रहे हैं, अपमान नहीं कर रहे हैं। हम कानून के दायरे में अपनी बात कर रहे हैं। हमको अगर अपराध करना होता तो तभी हम, अब हमारी तो उम्र लगभग 69-70 वर्ष हो गई, हम अपराध क्या करेंगे? चलिए, बस एक लाइन में सवाल है कि ये आवेदन, इसको देखते हुए क्या आपको लाइसेंस मिलेगा जो अप्लाई किया? अब तो देखिए, सरकार दे या न दे, मैं अपनी बात कह दिया। अगर मान लीजिए दे दिया तो क्या करेंगे? ले लेंगे। AK-47 लेके घूमेंगे? नहीं, हम क्या करेंगे, वो तो ले लेंगे। हम अगर देंगे तो बिल्कुल हम लेंगे, स्वीकार करेंगे, हम कानून का सम्मान करेंगे। लेकिन हमारा विरोध न्याय आतंकवादियों से है, घुसखोरों से है। न्याय आतंकवादियों से? हाँ, घुसखोरों से, भ्रष्टाचारियों से, अन्यायियों से, जो आए दिन जनता के साथ
धोखाधड़ी करते हैं। और आप देख रहे हैं हर जगह, हर गांव में कोई ऐसा जगह नहीं होगा जहां ज़मीन जायदाद संबंधित मुकदमा न हो। बरसों बरस से लड़ रहे हैं, उनको न्याय नहीं मिल रहा है, हत्याएं हो रही हैं, रोज़ फौजदारी हो रही है, रोज़ मुकदमा बढ़ रहा है। और वहाँ जाने के बाद मिल जाती है तारीख, कार्यालय में जाइए मिल जाती है तारीख, साहब बैठे नहीं। मन में ये तो नहीं आ गया था कि ये हथियार का अगर लाइसेंस मिल जाए, हालांकि ये मिलना हम लोग बातचीत तो कर रहे हैं, लेकिन मैं इस बात को मैं ही खारिज कर दे रहा हूँ। AK-47 का लाइसेंस तो किसी को भी मिलना इस तरह से मतलब गलत बात है, होगा ही नहीं। वो सब मुझे जानकारी नहीं। हाँ, लेकिन अगर मिल गया तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मन में था कि इन सबका न्याय अपराधियों का सफाया कर देंगे। अब मैं बताऊँ, ऐसा तो नहीं था कि हम अपनी जिंदगी जी चुके हैं तो बाकी जो अपराधी टाइप के उनका सफा नहीं, देखिए मेरा उनको मारने के प्लानिंग नहीं है। और हत्या करने वाला लाइसेंसी बंदूक लेकर हत्या नहीं करता है। अच्छा, हत्या करने वाला हत्या करता है, वो लाइसेंस की इंतजारी नहीं करता है। उनका नेचर होता है, उनका संस्कार होता है, उनका विचार होता है। न मेरा संस्कार है, न मेरा विचार है, न कभी मैं कानून को अपने हाथ में लिया हूँ, न लूँगा। लेकिन मैं, ये स्वतंत्र देश है, लोकतंत्र देश है, मैं अपनी बात कह सकता हूँ, अपनी आवाज़ उठा सकता हूँ। अपने साथ साथ जनहित की बात, जो ऐसे व्यक्ति हैं, जीवित मृतक हैं, धोखाधड़ी भ्रष्टाचार से पीड़ित हैं, जो अधिकारियों के सामने नहीं जा पाते हैं, पुलिस के सामने नहीं जा पाते हैं, और हमारे जैसा भी पुलिस के सामने नहीं जाते हैं। यहाँ पता लगा दीजिए, मुझे DM भी नहीं पहचानते होंगे, यहाँ का पुलिस अध्यक्ष ही नहीं पहचानते, यहाँ का थाना मुबारकपुर लोग नहीं पहचानते होंगे कि कौन है लाल बिहारी। मैं जानता हूँ यहाँ नहीं मिलना है, क्यों जाऊँ उनकी यहाँ सलामी दगाने, क्यों जाऊँ उनका जूता देखने, उनका सर देखने। न्याय तो हमें मिलना नहीं है, लेकिन हम कानून के दायरे में अपनी बात कहने के लिए सक्षम हैं। हमको अधिकार, मौलिक अधिकार है, हम इसलिए कह रहे हैं, कहेंगे और लड़ते रहेंगे इसके लिए, लेकिन हथियार से नहीं, विचार से। और ये मानसिक मुर्दों से लड़ाई हमारी है। मानसिक मुर्दों से? जीवित मुर्दा मैं हूँ, मैं अभिलेखों में मुर्दा हूँ, लेकिन जो मानसिक मुर्दा हैं, जो अपने अधिकारों से मर गए, अपने कर्तव्यों से मर गए, अपने मानवता से मर गए, अपने शिक्षा से मर गए, अपने सच्चाई से मर गए, ऐसे लोगों से, अपने नैतिकता से मर गए, ऐसे लोगों से मेरी लड़ाई है। और मैं उनको, मैं अपने मुर्दों के साथ साथ मानसिक रूप से जिंदा भी चाहता हूँ कि जनहित में काम करें, जनहित में न्याय करें, क्योंकि एक दिन जो पैदा हुआ है, एक दिन उसको मरना है। बहुत सही बात इन्होंने कहा कि एक दिन जो पैदा हुआ है उसको एक दिन मरना है। हम सभी को, जो भी इस दुनिया में आया है, उसको एक दिन जाना ही जाना। बहरहाल हम लोग बातचीत कर रहे थे लाल बिहारी मृतक जी से, जिनके आगे अब एक और टाइटल लग गया है दागी का। हाई कोर्ट ने 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया था, सुप्रीम कोर्ट में गए तो वहाँ खारिज हो गया, लेकिन इन्हें लगा कि ये तो मेरी आत्मा पे चोट है कि जिस तरह का जुर्माना मुझे लगाया गया, तो इन्होंने अपने नाम के आगे अब मृतक के बाद दागी भी लगा लिया है। अब ये दागी के तौर पे पहचाने जाते हैं। AK-47 के लाइसेंस के लिए इन्होंने शासन को पत्र लिखा है और इनका कहना है कि मैं अपने जिंदा होने के जो प्रमाण हैं, क्योंकि अभिलेखों में ये मृत अभी भी हैं और 1976 से एक अभियान ये चला रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं अपने आप को ज़िंदा करने का। इसमें अभी तक ये पूरी तरह से असफल रहे हैं। बीच में 2 एक ऐसे मौके आए जहाँ पे इनको ज़िंदा किया गया, लेकिन फिर डर के मारे वो सारे अभिलेख गायब कर दिए गए। और क्या वजह रही होगी उस पर भी इनसे चर्चा करेंगे, किसी आगे के एपिसोड में, आगे के किसी वीडियो में इनसे चर्चा करेंगे। बहरहाल इस पूरी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या इनको लाइसेंस मिलना चाहिए? क्या इनका इस तरह से लाइसेंस के लिए आवेदन करना सही है? क्या एक व्यक्ति जो 1976 से लड़ाई लड़ रहा है, अब अपनी उम्र के उस पड़ाव में पहुंच गया है जहां उसकी उम्र 69 से 70 साल हो गई है, आखिर इस देश में उसे कब जिंदा किया जाएगा, उसे कब जिंदा माना जाएगा? तो आप बताइए, आपकी क्या प्रतिक्रिया? हमने एक मुर्दे से बात की, आप क्या सोचते हैं इस पूरी बातचीत पे? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।